हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक आईपीओ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक का बिजनेस क्या है? तो ये है कि फिनटेक कंपनी है। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये कंपनी का टारगेट क्या है? ऑन सर्व्ड और अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब जिन लोगों के पास अभी तक बैंकिंग सर्विस पहुंचा नहीं उन लोगों को भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और फिनो पेमेंट बैंक का जो एमडी एंड सीईओ है ऋषि गुप्ता, उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि अगर एक आदमी ग्रोसरीज खरीदने के लिए 100 मीटर जाता है तो पैसा विड्रॉल के लिए या फिर जो सिंपल बैंकिंग सर्विस है उसको पाने के लिए क्यों 5 किलोमीटर से ज़्यादा जाना पड़ता है? तो ये लोग चाहते हैं कि ग्रोसरी शॉप और मोबाइल रिपेयरिंग शॉप और जेरॉक्स शॉप इसमें पार्टनरशिप करके वहाँ से बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और इनका जो मॉडल है मर्चेंट लेड मॉडल। मर्चेंट मतलब वही ग्रोसरी शॉप ओनर, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप का ओनर, उनके साथ पार्टनरशिप करके ये बैंकिंग सर्विस वहाँ से प्रोवाइड करेंगे। और इनका जो बिजनेस में क्रेडिट रिस्क नहीं रहता है। क्रेडिट रिस्क क्या है? जैसे नॉर्मल बैंक में रहता है क्रेडिट रिस्क, मतलब बैंक पर्सनल लोन देता है जिसमें कोई कोलेटरल भी नहीं होता है। तो अगर जिसे दिया है वो आदमी रिपेमेंट नहीं कर पाया तो और वो डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक का एनपीए बढ़ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये बैंक के लिए एक क्रेडिट रिस्क है। लेकिन फिनो पेमेंट बैंक जो है सिर्फ पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है तो इनके पास ये रिस्क नहीं रहता है। और फिनो पेमेंट बैंक जून 2017 से शुरू हुआ था। और ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? कासा मतलब करंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट, माइक्रो एटीएम्स मतलब ये एटीएम मशीन नहीं होता है, बेसिकली वही ग्रोसरी शॉप से कोई अगर डिजिटली विड्रॉ करेगा तो वहाँ से कैश उपलब्ध कराते हैं। और एईपीएस मतलब आधार बेस्ड ई पेमेंट सिस्टम, मतलब आधार को वेरीफाई करके जैसे मोबाइल में ओटीपी आता है फिर पेमेंट होता है, ये सब ट्रांजैक्शन उपलब्ध कराते हैं। और डोमेस्टिक रेमिटेंस मतलब जब कोई एक दूसरे से मनी ट्रांसफर करता है उसमें कुछ चार्ज करते हैं। और डेबिट कार्ड इशू करते हैं। और इसमें जो अगर अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है या फिर एसएमएस चार्जेस, ये सब जो है इनका इनकम है जो जनरेट फी और कमीशन बेस्ड इनकम होता है इनका ज़्यादातर। तो चलिए ये इंडस्ट्री के बारे में ओवरव्यू देखते हैं। तो 2015 में आरबीआई पेमेंट्स बैंक के लिए फ्रेमवर्क लाया था, उससे पहले ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। और ये क्यों लाया गया था? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है बैंकिंग सिस्टम से जुड़े नहीं थे, उनको बैंकिंग सर्विस उपलब्ध कराने के लिए ये फ्रेमवर्क लाया था। क्राइसिल के अनुसार फिनो पेमेंट्स बैंक के पास मार्च 31, 2021 तक 0.85 ट्रिलियन रुपीस का पोटेंशियल रेवेन्यू मार्केट है। और क्राइसिल क्या है? क्राइसिल एक रेटिंग एजेंसी है जो क्रेडिट रिलेटेड रेटिंग्स भी देते हैं और रिसर्च एनालिटिक्स भी करते हैं। और ये जो मार्केट है ये किसके लिए है? ये ऐसी कंपनीज के लिए है जो कासा डिपॉजिट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं सेमी अर्बन एरिया में, और जो पेमेंट सर्विस और जो रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया में। तो कंपनी का जो आईपीओ लाता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब कंपनी जो फंड राइज करेगा आईपीओ में वो कहाँ खर्चा करेगा? तो एक तो ये खर्चा करेगा फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में, मतलब कंपनी अभी इंडिया में 94% डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रेजेंस है, ये और भी बढ़ाना चाहता है, उसमें एक्सपेंशन में खर्चा करेगा। और ये जो ऑफर ला रहा है कंपनी, जो आईपीओ इशू कर रहा है, इसके लिए जो भी खर्चा हो रहा है उसको भी मीट करेगा ये फंड से। और कंपनी क्यों लिस्टिंग होना चाहता है? क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टिंग होने का बेनिफिट वो लेना चाहता है। तो इसका बेनिफिट क्या है? कंपनी जब लिस्टिंग होता है उसका पॉपुलैरिटी भी बढ़ता है और कस्टमर बेस भी बढ़ने का चांस रहता है। और इसका जो शेयर प्राइस भी एक फेयर प्राइस में ट्रेड करता है।
तो फ्रेंड्स चलिए इंडस्ट्री ओवरव्यू देखते हैं क्या क्या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो कि कंपनी का ग्रोथ में सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये डाटा देख सकते हैं लास्ट 5 साल का कि कैसे स्मार्टफोन यूज़र और फीचर फोन यूज़र बेस में कैसे चेंजेस आया है। तो अब ये देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2015 में जहां स्मार्टफोन यूज़र 19% था और फीचर फोन यूज़र 81% था, तो ये फाइनेंशियल ईयर 21 तक ये चेंज होके स्मार्टफोन यूज़र 58% हो गया और फीचर फोन यूज़र बहुत कम हो गया, 42% तक आ गया। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 तक जो स्मार्टफोन यूज़र 65% बन जाएगा और फीचर फोन यूज़र कम होके 35% हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि डाटा सब्सक्राइबर जो है कैसे बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2016 में ये 31% था और फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये 64% बन गया और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये बढ़ के 90% हो जाएगा। तो ये कंपनी की डिजिटल पेमेंट सर्विस है, इसीलिए ये मैटर करता है कि स्मार्टफोन लोग कितना यूज कर रहे हैं और कितना लोग डाटा सब्सक्राइब कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट जहां फाइनेंशियल ईयर 15 में ये था 823 ट्रिलियन रुपीस, ये बन के फाइनेंशियल ईयर 21 तक 1379 ट्रिलियन रुपीस हो गया और लास्ट 1 ईयर में ये 15% CAGR में डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि जब लॉकडाउन था ज़्यादा लोग एक्सपेंस ही नहीं कर रहे थे तो पेमेंट्स भी ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो डिजिटल पेमेंट भी डिक्रीज हुआ। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये 25 to 27% CAGR से ग्रो करके हो जाएगा 3521 ट्रिलियन रुपीस। और यहाँ देख सकते हैं कि रिटेल पोर्शन जो है डिजिटल पेमेंट में ये फाइनेंशियल ईयर 2015 में था 81 ट्रिलियन रुपीस और CAGR 31% में ग्रो करके फाइनेंशियल ईयर 21 तक ये हो गया 353 ट्रिलियन रुपीस। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये बन जाएगा 1343 ट्रिलियन रुपीस। और इसमें आप देख सकते हैं कि रिटेलर स्पेंडिंग, जो रिटेलर में जो स्पेंड होता है वो कितना % से ग्रो कर रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2015 में ये 39 ट्रिलियन रुपीस था और 10% CAGR में ग्रो कर रहा था और फाइनेंशियल ईयर 21 तक ये 59 ट्रिलियन रुपीस तक आ गया था। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये हो जाएगा 91 ट्रिलियन रुपीस। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इंडिया में एक आदमी ऑन एन एवरेज कितना डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है एक साल में। तो अब ये देख सकते हैं कि 24 है, ये डाटा है 2019 कैलेंडर ईयर का। और आप ये कंपेयर कर सकते हैं ब्राज़ील, चाइना, रशिया, UK और USA के साथ। ये इसके हिसाब से बहुत कम है, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ये जब पर कैपिटा आता है तो पॉपुलेशन के लिए ये कम हो जाता है, क्योंकि पर कैपिटा जब कैलकुलेट होता है नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन होता है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर कैपिटा कम हो जाता है। लेकिन आप चाइना के पॉपुलेशन भी देख सकते हैं, ये इंडिया से भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसके हिसाब से भी हम देखें तो इंडिया का डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत कम है। तो चलिए अब देखते हैं गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव्स है जो कंपनी का ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें एक है JM Trinity जनधन आधार मोबाइल को जो इंटीग्रेट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2014 में जो स्कीम लाया गया था, ये बहुत सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फिनो पेमेंट्स बैंक आधार बेस्ड ई पेमेंट सिस्टम, ई पेमेंट सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो आधार और मोबाइल का इंटीग्रेट होना भी जरूरी था। और आप ये देख सकते हैं कि DBT जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये भी बहुत बड़ा है। पहले DBT होता था 619 बिलियन रुपीस फाइनेंशियल ईयर 2016 में, लेकिन ये बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4316 बिलियन रुपीस हो गया है। और गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था वो सपोर्ट किया है, क्या है ये डीमोनेटाइजेशन के बाद आपको पता होगा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है बहुत बढ़ गया था। और ये आप देख सकते हैं डिजिटल पेमेंट जो है
डोमेस्टिक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में कितना वॉल्यूम है, तो डिजिटल और नॉन डिजिटल में फाइनेंशियल ईयर 14 में ये कितना था, डिजिटल 25% और नॉन डिजिटल 75% था, लेकिन ये ग्रो करके फाइनेंशियल ईयर 21 तक डिजिटल पेमेंट 92% हो गया है और नॉन डिजिटल 8% हो गया है। और ये वॉल्यूम के हिसाब से मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से। और ये आप देख सकते हैं ये डोमेस्टिक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन डिजिटल और नॉन डिजिटल कैसे चेंज हुआ है फाइनेंशियल 2014 से फाइनेंशियल ईयर 2021 तक। और ये वैल्यू के हिसाब से मतलब ट्रिलियन रुपीस के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2014 में टोटल 1898 ट्रिलियन रुपीस से 87% था डिजिटल ट्रांजैक्शन और नॉन डिजिटल 13% था, और ये बढ़ के डिजिटल 96% हो गया और नॉन डिजिटल 4% ही है। तो इसमें आप एक देख सकते हैं जो फिनो पेमेंट बैंक है दूसरे पेमेंट बैंक से कैसे अलग है, ये क्या क्या अलग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं, ये सेविंग करंट अकाउंट जैसे कासा बोलते हैं CS है, और स्वीप अकाउंट फैसिलिटी देता है, मोबाइल वॉलेट, डेबिट कार्ड, पेमेंट सिस्टम CMS, और इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सेल करता है, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, और BC बिजनेस मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो होता है वो बिजनेस भी प्रोवाइड करता है। और फिनो पेमेंट बैंक ये सारे सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन दूसरे ऐसा कोई कंपटीटर नहीं है जो कि ये सारे सर्विस प्रोवाइड करता हो। और इसमें आप देख सकते हैं सर्विस कैसे कौन सा बैंक क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। तो कासा बिजनेस करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फिनो पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट भी ये करता है और स्वीप अकाउंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये भी नहीं करते ये दोनों। और रेमिटेंस मतलब जो मनी ट्रांसफ़र होता है ये फिनो पेमेंट बैंक मनी ट्रांसफ़र भी ये करता है और मोबाइल वॉलेट भी प्रोवाइड करता है। और CMS जो कैश मैनेजमेंट सर्विस है इसमें कैश कलेक्शन का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। CMS बेसिकली क्या है, जब कोई बैंक को EMI कलेक्शन करना होता है तो वो बैंक एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट तो वो बैंक क्या करता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक जैसा कंपनी हो गया। तो फिनो पेमेंट बैंक वो बैंक से कैश मैनेजमेंट फीस चार्ज करता है और कस्टमर से EMI कलेक्शन करके बैंक को ट्रांसफ़र कर देता है। और एक देख सकते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर में ये इंश्योरेंस भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और बैंकिंग सर्विस में डोर स्टेप बैंकिंग और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये अगस्त 2021 का डाटा है, और ये जो माइक्रो ATM से है इसमें किसका सबसे ज़्यादा है, फिनो पेमेंट बैंक का 51% है टोटल माइक्रो ATM का, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 8% है, SBM बैंक का 12% है और उधर 29%। तो आप देख सकते हैं कि माइक्रो ATM में फिनो पेमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये आप देख सकते हैं ये जो टॉप ऑफ द पिरामिड में कौन है, ये सब जो बैंक्स है जैसे कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बैंक हो गया SBI, एक्सिस, HDFC ये इसमें आ जाता है। लेकिन फिनो पेमेंट बैंक किस कैटेगरी में आता है, इनका टारगेट क्या है, इनका टारगेट ये है कि अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड और जो जिसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होता है उनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने का। तो ये इमर्जिंग इंडिया ये फाइनेंशियल पिरामिड में ये मिडिल में आते हैं। और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में ये भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड जो एंटिटी होता है उनका बहुत सारा कंपटीशन होता है, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक ये कैटेगरी में आता है। और आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो मर्चेंट्स हो गए ग्रोसरी शॉप, ये जो कस्टमर है उनके पास सब बैंकिंग सर्विस ले लेते हैं और ये कोर बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं, और ये सब जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल कर सकते हैं जैसे कि कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रेमिटेंस मतलब मनी ट्रांसफ़र,
और माइक्रो एटीएम मतलब जो कैश विड्रॉल करने का फैसिलिटी है, और आधार बेस्ड ई पेमेंट सिस्टम और कैश मैनेजमेंट सर्विस। और जो कंपनी के पास ऑन बोर्ड मर्चेंट भी होता है, जो कि कस्टमर से एपीआई पार्टनर जिसको कहते हैं, उसके थ्रू भी कस्टमर कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है, और इसको बोलते हैं डीटीपी मॉडल। डीटीपी डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंपनी के पास वास्ट मर्चेंट नेटवर्क है, और टेक्नोलॉजी, ये कंपनी डिजिटल मोबाइल बैंकिंग जैसे सर्विस प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी में। और पार्टनरशिप मतलब कंपनी नया कस्टमर एक्विजिशन कर रहा है और प्रोडक्ट का एक्सपेंशन कर रहा है पार्टनरशिप करके। और यहाँ और भी अच्छे से जान सकते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट और सर्विस क्या क्या है। तो एक कासा मतलब ओपन है बैंक अकाउंट, और डिपॉजिट जो सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉल जैसे कि आधार बेस्ड ई पेमेंट सिस्टम, और मनी ट्रांसफर जो हो गया, रेमिटेंस, और लोन, गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं एनबीएफसी जो पार्टनरशिप एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप करके, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, और कैश मैनेजमेंट सर्विस मतलब जो ईएमआई कलेक्शन करते हैं वो सर्विस। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कंपनी के पास क्या क्या स्ट्रेंथ है। तो एक तो है डीटीपी फ्रेमवर्क, जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जो हम अभी डिस्कस किए, डिस्ट्रीब्यूटर, टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप। और कंपनी के पास बहुत एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें एक फोकस्ड बिजनेस मॉडल भी है, और जो डिजिटल पेमेंट सर्विस इसके द्वारा ही ये प्रोवाइड करते हैं। और इनके पास एक कस्टमर सेंट्रिसिटी बिजनेस है, मतलब कस्टमर से डायरेक्ट ये ट्रांजैक्शन ये सब कराते हैं, तो कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस है। और ये एक एसेट लाइट और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। एसेट लाइट क्यों है? क्योंकि ये इनका जो कैपिटल एक्सपेंस बहुत कम होता है, और इनका जो फिक्स्ड इनकम होता है उनका बहुत बड़ा पार्ट सिर्फ एम्प्लॉय का सैलरी होता है, और ज़्यादा कुछ में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। इसीलिए कंपनी रिसेंटली ये फाइनेंशियल ईयर 21 में प्रॉफिट में भी आ गया था। और कंपनी के पास बहुत बड़ा एक्सपर्टाइज है और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस भी है। और ये एक सोशली इंक्लूसिव मॉडल है, क्योंकि ये कंपनी अंडर सर्व्ड और ऑन सर्व्ड पॉपुलेशन को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने का टारगेट रखा है। तो ये एक सोशली इंक्लूसिव मॉडल है। और ये कंपनी के पास बहुत कमिटेड लीडरशिप है और मार्की इन्वेस्टर्स है, जैसे कि इन्वेस्टर्स जैसे ब्लैकस्टोन, भारत पेट्रोलियम और एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई ग्रुप्स, ये सब इन्वेस्टर्स ये कंपनी का प्रोमोटर में शेयर होल्डर है। तो चलिए अभी देखते हैं कंपनी का क्या क्या स्ट्रैटेजिक कमर्शियल रिलेशनशिप है। तो कंपनी के पास जो नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस है 54 ब्रांचेस है, ये जून 30, 2021 तक ये डाटा है। और सारे जो ब्रांचेस है ये डिजिटली कनेक्टेड होता है, इसीलिए कस्टमर को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कोई भी ब्रांच से अपना जो ट्रांजैक्शन या फिर बैंकिंग सर्विस ले सकता है। और दूसरा होता है इनका कस्टमर सर्विस पॉइंट, ये एक बैंक का ब्रांच जैसा होता है, बैंक आउटलेट जैसा। और इनके पास जून 30, 2021 तक 130 CSP से, और इसके लिए आरबीआई का अप्रूव नहीं होता है, अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। और तीसरा सिस्टम है बीसी मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। और ये जो कंपनी है फिनो पेमेंट बैंक, यूनियन बैंक और कनाडा बैंक की तरफ से भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। और जहाँ भी ये बैंक का जो ब्रांचेस नहीं होता है, तो फिनो पेमेंट बैंक के माध्यम से ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ईएमआई कलेक्शन और आधार बेस्ड ई पेमेंट सिस्टम और बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज और भी जो ट्रांजैक्शंस होता है। और जून 30, 2021 तक फिनो पेमेंट बैंक के पास 17,430 एक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है ऑल ओवर इंडिया में। और इनका जो रेवेन्यू आता है मैक्सिमम बीसी से ही आता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से। और आप यहाँ से देख सकते हैं कंपनी का इनकम
जो जून 30/21 तक ये 388 मिलियन रुपीस था और फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये 1512 मिलियन रुपीस था और फाइनेंशियल ईयर 2019-2021 में ये 3 मंथ में इनका जो टोटल बिजनेस कॉरस्पोंडेंट था 9187 से ग्रो होके 17,269 और 17,430 तक बढ़ गया था। तो चलिए अभी देखते हैं कंपनी का कॉम्पिटिटर्स क्या है। तो जो भी कंपनी या फिर जो भी बैंक जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है ये इनका कॉम्पिटिटर है। जैसे कि हो गया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और पेमेंट बैंक और फिनटेक कंपनीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और जो कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। लेकिन इनको जो डायरेक्ट कंपटीशन मिलता है वो दूसरे पेमेंट बैंक से ही मिलता है, जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक और NSDL पेमेंट बैंक। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कंपनी का क्या क्या रिस्क फैक्टर है। तो कंपनी जो फी और कमीशन बेस्ड जो रेवेन्यू ग्रोथ में रेवेन्यू जनरेशन में डिपेंड करता है ये एक रिस्क है, क्योंकि जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ता है तो कमीशन ज़्यादा होता है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होने से इनका रेवेन्यू भी कम हो सकता है। और ये कंपनी डिजिटल बेस्ड पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये जो इनका जो IT सिस्टम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में कोई वीकनेस या फिर फेलर होने से ये कंपनी का रेपुटेशन खराब कर सकता है और इनका ये एक रिस्क है। और ये कंपनी को बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ और रेगुलेशन के अंदर काम करना पड़ता है। नॉर्मली जो बैंक के लिए जितना जो स्ट्रिक्ट लॉ नहीं होता है, इनके लिए उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ होता है। और जैसे कि जो पेमेंट बैंक में एक इंडियन रेसिडेंट ही प्रोमोटर बन सकता है मैनेजमेंट और कंट्रोल के लिए, और इनका जो प्रोमोटर का जो वोटिंग राइट्स होता है वो 26% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और इसमें जो FDI होता है 49% से, ऑटोमेटिक रूट में 49% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे और भी बहुत सारा लॉस है। और ये कंपनी का लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, क्योंकि हम देखें कि जून 2017 में ये कंपनी शुरू हुआ था, तो सिर्फ 4 साल का ही एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। और ये जो कंपनी है सिर्फ 3 स्टेट में ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है अभी तक, जैसे कि बिहार, UP और MP। और अगर कंपनी डाइवर्सिफाई नहीं करता है, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस सक्सेसफुली नहीं लॉन्च करता है, तो ये भी एक रिस्क है। और कंपनी का जो कैश हैंडलिंग ऑपरेशन है ये भी रिस्क हो सकता है, इसके साथ जो जुड़ा हुआ रिस्क हो। और कंपनी अगर जो ये पेमेंट बैंक इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है और ये लोग जो पता नहीं लगा पाए, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, उनका लाइसेंस भी रिसीव हो सकता है। और एक रिस्क ये है कि कंपनी जो है फाइनेंशियल ईयर 29 और 20 में ये लॉस में था, तो हम ऐसे अभी फाइनेंशियल ईयर 21 में ही ये प्रॉफिट में आया है। तो इससे हम ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में भी प्रॉफिटेबल रहेगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में। तो कंपनी का जो टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट है, ये टोटल इनकम 370 करोड़ है और नेट प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल 29 तक ये लॉस तो है, 62 करोड़ लॉस है। और इसमें जो फाइनेंशियल ईयर 20 में नेट इनकम 691 करोड़ है, लेकिन लॉस है 32 करोड़। और फाइनेंशियल ईयर 20 में आप देख सकते हैं 791 का टोटल इनकम है और इसमें 20 करोड़ प्रॉफिट है। तो इसमें देख सकते हैं कि लास्ट जो 2 फाइनेंशियल ईयर में ये लॉस में था और फाइनेंशियल ईयर 21 में ये प्रॉफिट में है। और जो ये फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2020 का, मतलब जो जून 30, 2021 तक ये नेट प्रॉफिट ये क्या है, जिसका वैल्यू है 3.13 करोड़। और इनका जो टोटल इनकम है ये पीरियड में 206 करोड़। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद ही ये प्रॉफिटेबल रहा।
और जून 30 में ये कैरी फॉरवर्ड क्या है, एक लॉस 300 करोड़ का। और लास्ट 3 जो फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हैं कि इनका जो अर्निंग पर शेयर EPS जो होता है ये नेगेटिव में था, और ये इसका एवरेज जो था -1.39 था, और रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो था -5.3% था। कंपनी लॉस में था, तो ये जो अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी नेगेटिव में ही रहता है। और कंपनी का जो P/B बुक वैल्यू, जो ये एक वैल्यूएशन मेथड रहता है, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये 29.29 था, और ये NAV के ऊपर बेस्ड था, नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन ये बहुत ही हाईली, मतलब इनका जो शेयर प्राइस है बहुत ही ओवर वैल्यूड है, क्योंकि जब फाइनेंशियल ईयर 2020 का अर्निंग और डायलूटेड इक्विटी सब कंपेयर करेंगे तो इसका PE आ रहा है 382, और फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो PE देखेंगे तो ये 234 आ रहा है। PE मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब जो मार्केट प्राइस अभी तय किया गया है वो प्राइस डिवाइडेड बाई कंपनी का जो अर्निंग, मतलब नेट प्रॉफिट जो होता है, तो इसमें हम वैल्यूएशन कंपनी का पता करते हैं। और PE रेशियो जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में है ये 234 है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा है। और ये शायद फर्स्ट इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि लिस्टिंग हो रहा है, इसलिए शायद वैल्यूएशन भी ज़्यादा रखे है। तो फ्रेंड्स चलिए IPO के बारे में और कुछ डिटेल्स जानते हैं। तो IPO कब ओपन हो रहा है? IPO आज ओपन हो रहा है October 29, 2021 में, और IPO कब क्लोज हो रहा है? ये November 2 में क्लोज हो रहा है। और इश्यू टाइप ये बुक बिल्ड टाइप इशू है, मतलब हम हर दिन इसका सब्सक्रिप्शन स्टाटस देख सकते हैं। जो फिक्स्ड प्राइस इशू होता है उसमें ये सिस्टम नहीं रहता है। और आज का अगर हम देखेंगे तो फिनो पेमेंट बैंक का जो IPO सब्सक्रिप्शन था डे 1 में QIB और जो NII था ये तो 0 सब्सक्रिप्शन था, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था ये पूरा 0 था। और रिटेल कैटेगरी में 2.73 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ था। तो इसमें अगर हम नाइका IPO के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका सब्सक्रिप्शन कम रहने वाला है। और इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ है, और IPO का प्राइस रेंज क्या है 562 577। और इसमें एक लॉट में कितना शेयर आता है 25 शेयर, और मिनिमम ऑर्डर कितना है, एक लॉट कर सकते हैं, मतलब 25 शेयर के लिए मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। और लिस्टिंग कहाँ हो रहा है? BSE NSE दोनों में हो रहा है। और इश्यू साइज क्या है? 1200 करोड़ का आसपास इश्यू साइज है, और फ्रेश इशू इसमें से 300 करोड़ है, और ऑफर फॉर सेल 900 करोड़ है। तो कंपनी जो फ्रेश इशू मतलब कंपनी में जो फंड राइज कर रहा है ये 300 सिर्फ कंपनी के पास जाएगा, और जो ऑफर फॉर सेल होता है ये सिर्फ प्रोमोटर के पास जाएगा, ये कंपनी का कुछ काम में नहीं आएगा, क्योंकि प्रोमोटर शेयर जो अपना शेयर है वो सेल कर रहा है ऑफर फॉर सेल में, तो ये 900 करोड़ जो है ये कंपनी के काम में नहीं आएगा, ये डायरेक्ट प्रोमोटर के पास चला जाएगा। तो चलिए और भी कुछ डिटेल्स जानते हैं। और जैसे कि हम देखें ओपन डेट October 29 है, IPO क्लोज हो रहा है November 2 को, और जो अलॉटमेंट होगा November 9 को, और जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ उसका रिफंड हो जाएगा November 10 को। और डिमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होगा November 11 को, और IPO स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा November 12 को। और फिनो पेमेंट बैंक का IPO का लॉट साइज आप देख सकते हैं, ये कट ऑफ प्राइस के हिसाब से, मतलब यहाँ जो प्राइस रेंज था 560 से 577, इसमें से 577 जो है ये कट ऑफ प्राइस है। तो कट ऑफ प्राइस के हिसाब से मिनिमम ऑर्डर जो 25 शेयर्स के लिए कितना होगा 14,425 रुपीज़ चाहिए मिनिमम ऑर्डर के लिए, और मैक्सिमम रिटेल और कैटेगरी में कितना चाहिए 325 शेयर्स के लिए 1,87,525 रुपीज़ चाहिए। और प्रोमोटर होल्डिंग जो है IPO इशू होने से पहले ये 100% है, और इशू होने के बाद ऑफर फॉर सेल कर रहा है 900 करोड़ का, तो ये कम होके हो जाएगा 75% तक।
और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर हम डे वन में अप्लाई करेंगे तो आईपीओ मिलने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं लास्ट डेट में अप्लाई करके भी एक आईपीओ मुझे मिला था, वो ओवर सब्सक्राइब था तब भी मिला था। तो ऐसा कुछ नहीं कि डे वन में अप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा और लेट में करें तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ये लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इजी फाइनेंस प्लस। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।